आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। विश्व की राजनीति में शीत युद्ध का जो समय था, उस समय विश्व की संरचना कैसी थी, उसी टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है अथवा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है जिसमें एक देश दूसरे देश को बातों ही बात में नीचा दिखाने का प्रयास करता है। बातों का युद्ध अचानक वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर लेता है। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 ईस्वी में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच हुआ, जो 1991 ईस्वी तक चला। दूसरा प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है या ट्रूमैन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था के विस्तार को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा और हमेशा उसके हित के लिए तत्पर रहेगा। इसी सिद्धांत को हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है अथवा मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना क्या है या मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, 5 जून 1947 ईस्वी को 5 जून 1947 ईस्वी को अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया, अमेरिका यूरोप के उन देशों को वित्तीय सहायता देगा जो अपना पुनः निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य पूंजीवाद का विस्तार करना और साम्यवाद के विस्तार को रोकना था। फिर चौथा प्रश्न है, मोलोटोव योजना क्या है या मोलोटोव योजना से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल के द्वारा प्रस्तुत की गई मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में या उसके विरोध में सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोलोटोव ने एक योजना बनाई, जिसमें कहा कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देगा, उसका आर्थिक पुनर्निर्माण करेगा। इसी योजना को हम मोलोटोव योजना के नाम से जानते हैं। मोलोटोव योजना का उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना था। पांचवा प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 5 है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, गुट निरपेक्षता जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट का न होना। गुट निरपेक्षता जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट का न होना, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के राजनीति में पूंजीवादी अमेरिका और समाजवादी रूस का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों ही देश
विश्व को अपने अपने विचारधारा के अधीन लाना चाहता था। जहां अमेरिका संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का प्रसार करना चाहता था, वहीं रूस साम्यवाद का। अतः नए स्वतंत्र हुए देश अपने आप को इस विचारधारा से अलग रखने की नीति अपनाई। उसी को गुटनिरपेक्षता कहा गया। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक देश भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया था। अगला प्रश्न है, क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? ध्यान देंगे, प्रश्न है क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है, अथवा इस प्रश्न को अन्य तरीका से पूछता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा नव स्वतंत्र देशों को दिए गए प्रमुख आंदोलनों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा गुटनिरपेक्षता को, अथवा जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई पलायन की नीति नहीं है। आप उत्तर लिखेंगे, गुटनिरपेक्षता को एक नकारात्मक नीति नहीं कहा जा सकता है। गुटनिरपेक्षता को एक नकारात्मक नीति नहीं कहा जा सकता या नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले गरीब और विकासशील देश के सामने कई प्रकार की समस्याएं थी। जहां वे एक तरफ विश्व के शक्तिशाली और विश्व के संपन्न देश पर आश्रित होकर उनका साधन नहीं बनना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर उनसे आर्थिक सहायता लेकर, तकनीकी सहायता लेकर अपना विकास करना चाहते थे। अतः नए स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उनसे आर्थिक सहायता ही प्राप्त किया। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति को नकारात्मक नीति नहीं माना जा सकता है। 7वां नंबर प्रश्न है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों के बीच भारी आर्थिक विषमताएं फैली। जहां एक ओर कुछ देश आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ गरीब, बीमार और भूखमरी से त्रस्त देश हैं। अतः समय समय पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि विश्व में ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो असमानताएं हैं वह दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हम नई आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, तनाव शैथिल्य क्या है? तनाव शैथिल्य क्या है, अथवा तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, दितांत, मतलब तनाव को हम दितांत भी कहते हैं। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता, मतलब विवाद में कमी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दितांत से अभिप्राय सोवियत संघ और अमेरिका के तनाव में कमी आना है और उनके बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना है। 9वां नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व क्या है, या एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, एक ध्रुवीय विश्व से आशय से मतलब उस संसार से है जिसमें संपूर्ण विश्व एक ही राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के अधीन हो।
एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीय विश्व क्या है, या दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, दो ध्रुवीय विश्व से हमारा मतलब, हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसमें विश्व की संपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केवल दो देशों के हाथ में निहित हो। दो ध्रुवीय विश्व की स्थापना 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में हुआ। 11वां नंबर प्रश्न है, आज का 11वां नंबर प्रश्न है, महाशक्तियां अर्थात विश्व के शक्तिशाली देश छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाए रखना चाहती है? कारण बताइए। मतलब प्रश्न करना चाहता है कि जो भी शक्तिशाली देश है या जो भी पूंजीपति लोग हैं, धनी लोग हैं, वे गरीब देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाए रखना चाहता है? गठबंधन बनाने के कारण क्या है? तो आपका उत्तर होगा नंबर 1 में कि छोटे देश के प्राकृतिक संसाधनों को अपने हित में प्रयोग करने के लिए पूंजीपति देश ऐसा सोचते हैं या करते हैं। दूसरा, छोटे देशों के भूभाग को अपने सैनिक साधनों के रूप में प्रयोग करने के लिए। तीसरा, युद्ध व युद्ध की सामग्री पर जो खर्चा होता है उसके खर्च को छोटे छोटे देश पर बांटकर उस बोझ को कम करने के लिए। 12वां नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है? गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है, अथवा गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है, स्पष्ट करें। उत्तर होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्षता की जो नीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर सभी देशों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखेगा। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से किसी गुट में शामिल न होकर अपने हित की साधन करेगा। 13वां नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? आपका उत्तर होगा कि सामान्यतः विश्व के जितने भी धनी देश हैं, विश्व के जितने भी धनी देश हैं, अमीर देश हैं, वह उत्तर में हैं, और जितने भी पिछड़े या विकासशील देश है वह संसार के दक्षिण भाग में है। अतः 1960 के दशक के बाद दुनिया के अमीर देश और विकासशील कहो या गरीब देश कहो, उसके बीच वार्ता प्रारंभ हुई। चूंकि अमीर देश उत्तर में है, गरीब देश दक्षिण में है, जिस उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना गया। 14वां नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के काल में तनाव शैथिल्य क्यों पैदा हुआ तथा इसके उदय के क्या कारण थे? उत्तर, शीत युद्ध काल में तनाव शैथिल्य क्यों पैदा हुआ और इसके उदय के क्या कारण थे? आपका उत्तर होगा, तनाव शैथिल्य के उदय होने के प्रमुख कारण थे, नंबर 1, परमाणु यंत्रों के प्रयोग का डर। दूसरा, महाशक्तियों के विचारधारा का अंत। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलता। चौथा, चीन में खुले द्वार की नीति का लागू होना। पांचवा, राष्ट्रीय हित की कामना। और आज का 15वां नंबर प्रश्न है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? आपका उत्तर होगा, भारत ने निम्नलिखित कारणों से गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। नंबर 1, महाशक्तियों के सैनिक गुट और विचारधारा से के ध्रुवीकरण से अपने को बचाने के लिए।
शीत युद्ध से दूर रहने के लिए, सभी देशों के साथ परस्पर मित्रता और सहयोग एवं लाभ की नीति को अपनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन देने के लिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी खंडन करने के लिए, विभिन्न देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है उसका विरोध करने के लिए, निंदा करने के लिए, परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए और नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, इन्हीं सब बातों को सोचकर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। 16वां नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालें। मतलब शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे। तो शीत युद्ध का तो पहला कारण था कि अमेरिका ने 1945 में होने वाली याल्टा समझौते का निरादर कर दिया। दूसरा, ईरान में रूसी सेना का जमावड़ा भी शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार कारण था। तीसरा, बर्लिन की नाकेबंदी। चौथा, सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के विरोध में प्रचार करना, अमेरिका के विरोध में बोलना। पांचवा कारण था अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ को दुनिया के सबसे बुरे गुंडे कहकर संबोधित करना। छठा है कि अमेरिका द्वारा पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार का विरोध करना। सातवां कारण था कि जब 1917 ईस्वी में रूस में लेनिन के द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना की गई तो अमेरिका ने इसका विरोध किया था। आठवां कारण है 1950 से 53 के बीच में कोरिया का संकट भी शीत युद्ध के लिए कारण था। उसके बाद 1960 में कांगो में जो संकट आया था, 1962 में क्यूबा में जो मिसाइल संकट की घटना घटी थी, ये सारे कारण शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार बना था। 17वां नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सका क्यों। गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने लक्ष्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सका क्यों। आपका उत्तर होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जिस लक्ष्य को लेकर स्थापित किया गया था, जो सोचकर उसकी स्थापना की गई थी, वह सफल नहीं हुआ क्योंकि यह अत्यंत लचीला आंदोलन था। इसके सदस्य देशों में हमेशा मनमुटाव बना रहता था और यह आर्थिक दृष्टि से तथा सैनिक दृष्टि से पिछड़े देशों का संगठन है। और 18वां नंबर प्रश्न है भारत के विदेश नीति के मुख्य बातों को लिखें। भारत के विदेश नीति के मुख्य बातों को लिखिए। आपका उत्तर होगा भारत के विदेश नीति के मुख्य बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत किसी भी शक्तिशाली सैनिक के शिविर में शामिल नहीं हुआ। दूसरा, भारत में शांति स्थापना के कार्य में सहयोग, भारत ने विश्व में शांति की स्थापना कार्य में सहयोग दिया। तीसरा, भारत महाशक्तिशाली देशों से अच्छे संबंध की स्थापना करना चाहता था। और चौथा इसका कारण होगा भारत महाशक्तिशाली देशों से बिना किसी शर्त के सहायता ली। ये इसकी विदेश नीति की मुख्य बातें थी। 19वां प्रश्न है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। आपका उत्तर होगा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतःनिर्भरता का अधिक कुशल व न्यायपूर्ण प्रबंधन हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो। तीसरा, विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी व्यापारिक बाधाओं को हटाया जाए तथा वस्तुओं के निर्यात के करने में विकासशील देशों को अधिक अनुकूल शर्त दिया जाए। विकासशील देश को कम ब्याज की दर पर
और आसान शर्त पर ऋण दिया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर आचार संहिता को लागू किया जाए। और आज का अंतिम प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी क्या विशेषता है? सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी क्या विशेषता है? आपका उत्तर होगा 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद, 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया गया तथा समानता के आधार पर समाज की रचना के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रणाली अपनाई गई, जिसे रूसी प्रणाली कहा गया। इसकी विशेषता थी, नंबर 1 में यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समानता आधारित समाज की स्थापना पर बल दिया। दूसरा, इस प्रणाली की धुरी में कम्युनिस्ट पार्टी है। तीसरा, इस प्रणाली में केवल एक पार्टी का बोलबाला होता है। चौथा, इसमें अर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध तरीके से और राज्य के नियंत्रण में होता है विकास। और इसकी पांचवी विशेषता, इसमें सरकार सभी नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये रहा राजनीति शास्त्र खंड ब के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरे चैप्टर को हम लोग अगले के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।